हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शंस देख रहे थे, जिसमें नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हम लोग देखे थे, मेटेलॉइड्स का और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का, जिसमें ब्राउन रिंग टेस्ट आया था। आज हम लोग जो है नाइट्रिक एसिड का ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर को देखेंगे मेटल्स के लिए, कि मेटल्स को नाइट्रिक एसिड कैसे ऑक्सीडाइज करता है। तो ये काफ़ी ड्रामेटिक रिएक्शन होता है कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक एसिड के द्वारा, एक तो वह मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा एसिड के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो एसिड का कंसंट्रेशन वेरी डाइल्यूट HNO3 हो, डाइल्यूट HNO3 हो और एक कंसंट्रेटेड HNO3 हो, तो अलग अलग केस में जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे यहाँ टेबल में जो बना हुआ है, पूरे टेबल को आपको रट के ही रखना होगा, तभी आप बना सकते हो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन को, अन्यथा नहीं बना सकते हो। कोई तरीका नहीं है, सारे रिएक्शंस रटने होंगे आपको। जैसे यदि वेरी डाइल्यूट एसिड है तो मैग्नीशियम और मैंगनीज को ऑक्सीडाइज कर देगा उसके नाइट्रेट में और हाइड्रोजन। एसिड का जो जनरल रिएक्शन होता है कि कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाएगा, यही नेचर है एसिड का। लेकिन नाइट्रिक एसिड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड एसिड होने के साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो यह इतना सिंपल रिएक्शन नहीं करता है कि रिएक्शन करके मेटल के साथ सॉल्ट बनाए और हाइड्रोजन निकाले। काफ़ी इसका कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन है। तो उसी में बताया कि यदि मेटल में मैग्नीशियम और मैंगनीज है तो यही दो ऐसे मेटल्स हैं जिसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करके जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। या यूँ हम लोग बोलें कि हाइड्रोजन गैस का जो लिबरेशन है इस एसिड का, वह मात्र यही दोनों मेटल के साथ है। वही यदि वेरी डाइल्यूट HNO3 रहा और आप आयरन, जिंक चाहे टीन का इस्तेमाल किए तो मेन प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और साथ ही साथ मेटल नाइट्रेट निकलेगा। अब यदि आप वेरी डाइल्यूट की जगह यदि डाइल्यूट HNO3 लेते हो तो इसमें से जो चार मेटल्स हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये चारों के साथ कंबाइन करके मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वही यदि आयरन और जिंक रहा तो फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। और SN का साथ तो अलग ही रिएक्शन है, यहाँ टीन नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टेबल को आप याद रखो, टेबल के आधार पे आप रिएक्शन कंप्लीट कर पाओगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यदि आप लेते हो तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ये जो मेटल्स हैं, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, ये सभी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं मेटल नाइट्रेट में और ये बनता है NO2। आप एक अकेले यहाँ जिंक की यदि बात करो तो यहाँ जिंक के साथ रिएक्शन करके ही अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है, यहाँ जिंक के साथ रिएक्शन करके N2O दे रहा है और यहाँ जिंक के साथ रिएक्शन करके NO2 देख रहा है। तो एक सिंगल मेटल के साथ देखो आप तीन टाइप का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ अमोनियम नाइट्रेट, चलो मेटल नाइट्रेट तो सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ N2O और वहाँ बन रहा है NO2। तो यह जो है एसिड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो, उस हिसाब से। तो सबसे आसान तरीका है कि इस टेबल को आप याद कर लो, और टेबल जब आप याद कर लोगे तो रिएक्शंस कंप्लीट करने में जो है परेशानी जरा भी नहीं होना है, आप आसानी से जो है रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे। तो इसी के आधार पे अब कुछ रिएक्शंस हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड का, सेम बेसिस पे, बस इसको याद रखोगे कि वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। वेरी डाइल्यूट में मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा। आयरन, जिंक, टिन, आयरन, जिंक, टिन, अमोनियम नाइट्रेट और मेटल नाइट्रेट, और फिर डाइल्यूट के साथ ये अलग अलग केस है। तो इस टेबल को आप याद रखो। कुछ रिएक्शंस अब हम लोग देख लेते हैं इस कैटेगरी में, तो ये टेबल का मतलब समझ में आ जाएगा।
जैसे सबसे पहले मैग्नीशियम और मैंगनीज का, तो मैग्नीशियम के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन, ऐसा। उसी प्रकार से मैंगनीज के साथ भी है, रिएक्शन करके मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन दोनों जो है डाइल्यूट है। तो यही दो मेटल है जिसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। आप याद रखोगे इसको। उसके बाद जिंक की आप बात करें तो जिंक का बताए कि वेरी डाइल्यूट एसिड लोगे अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट एसिड लोगे नाइट्रस ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड एसिड लोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अलग अलग केस है। तो इसके रिएक्शंस लिखते हैं। 4Zn प्लस 10HNO3 और जब वेरी डाइल्यूट 6% नाइट्रिक एसिड है तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ ही साथ अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O, या वेरी डाइल्यूट वाला केस है, वेरी डाइल्यूट। उसी प्रकार से यदि आप केवल डाइल्यूट लेते हो 10HNO3 या 20% वाला है, ओनली डाइल्यूट, तो इस केस में जो है जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, इसके साथ में नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 5H2O, और एक लास्ट की यदि आप कंसंट्रेटेड लेते हो Zn प्लस 4HNO3 70%, जो कि कंसंट्रेटेड एसिड है, तो जिंक नाइट्रेट और NO2 प्लस 2H2O, ऐसा। तीनों रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, याद रखोगे आप इसको। डायरेक्ट केस देख रहे हो, वेरी डाइल्यूट है, देखो ये जिंक नाइट्रेट तो सब में बनना है। इस साइड प्रोडक्ट को केवल आप ध्यान में रखोगे कि वेरी डाइल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट है नाइट्रस ऑक्साइड, और यदि कंसंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसे इस तरह से यदि आप याद रखते हो तो रिएक्शन फिर आसान हो जाना है। सेम रिएक्शन आयरन के साथ होगा। यदि यहाँ 4Zn की जगह आप 4 मोल आयरन लेते हो तो यहाँ फेरस नाइट्रेट बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ लोगे तो यहाँ भी फेरस नाइट्रेट बनेगा। लेकिन यदि आयरन का यहाँ कंसंट्रेटेड से करवाते हो तो थोड़ा सा अलग होगा, ऐसा। फेरिक नाइट्रेट बनेगा, FeNO3 का होल 3 प्लस 3NO2 प्लस 3H2O, ऐसा। तो जिंक और आयरन के साथ सिमिलर रिएक्शन है। आप यहाँ जिंक की जगह आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ थोड़ा अलग हुआ क्योंकि जिंक का एकमात्र ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, तो यह सब में जो है जिंक +2 में ही ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन आयरन का +2 +3 दोनों है, तो डाइल्यूट वाला केस रहा तो वह +2 में होगा। लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड रहा तो आयरन +3 में ऑक्सीडाइज करेगा और फेरिक नाइट्रेट बनाएगा। बाकी सब में क्या बनेगा, फेरस नाइट्रेट बनेगा। बाकी के साथ भी है वैसे ही। आप टीन के साथ रिएक्शन करवाओ तो टीन के साथ भी प्रोडक्ट बनेगा, टीन नाइट्रेट टीन का भी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के साथ अलग अलग रिएक्शन हम लोग जान रहे हैं। जैसे 4SN 10HNO3, तो टीन नाइट्रेट आयरन का टीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 प्लस
अमोनियम नाइट्रेट प्लस 3H2O। तो यहाँ जो है HNO3 वह डाइल्यूट है। वही यदि आप यहाँ से कंसनट्रेटेड लेते हो फॉर हॉट कंसनट्रेटेड एसिड, तो यह मेटास्टैनिक एसिड में बदलेगा H2SnO3। दिस इज मेटास्टैनिक एसिड प्लस 4NO2 प्लस H2O। ऐसा तो टीन का भी दो अलग अलग केस में ऑक्सीडेशन हुआ। यदि आप डाइल्यूट लिए तो या टीन नाइट्रेट या इसको स्टैनस नाइट्रेट भी हम लोग बोल सकते हैं, और वही यदि आप कंसनट्रेटेड और हॉट नाइट्रिक एसिड लिए तो यह बदल जाता है मेटास्टैनिक एसिड में। यहाँ SN का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है इसलिए स्टैनिक। तो यह टीन का ऑक्सीडेशन हुआ। वैसे ही आप अदर मेटल्स यदि लेते हो मरकरी, लेड, तो उसके साथ भी अलग अलग रिएक्शन है। सिल्वर, जैसे आप लेते हो लेड 3Pb 8HNO3 डाइल्यूट, तो यह लेड नाइट्रेट में बदल देगा इसको, लेड नाइट्रेट प्लस 2NO प्लस 4H2O। तो यह डाइल्यूट वाला हुआ। वही यदि आप कंसनट्रेटेड लेते हो 4HNO3 कंसनट्रेटेड, तो यहाँ से भी लेड नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। मतलब एक बात तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कंसनट्रेटेड जब ले रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड जो है हमेशा NO2 ही आ रहा है। डाइल्यूट में यहाँ कभी N2 होत, कभी N होत, कभी अमोनियम नाइट्रेट, कुछ भी, लेकिन कंसनट्रेटेड में यहाँ हमेशा क्या आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक आइडिया ये भी आप यहाँ से लगा सकते हो। सेम रिएक्शन कॉपर का होगा, सेम रिएक्शन जो है कॉपर का होगा। उसी प्रकार से सिल्वर और मरकरी के साथ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। सिल्वर मरकरी के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो यदि आप सिल्वर लेते हो और इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO प्लस 2H2O। लेकिन वही सिल्वर के लिए आप कंसनट्रेटेड एसिड लेते हो तो 2 मोल इन्वॉल्व होगा कंसनट्रेटेड एसिड, और यहाँ से बनेगा सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। कंसनट्रेटेड के केस में हमेशा NO2 बनना है। तो NO2 और H2O तो सब में बन रहा है, इसमें नाइट्रेट होगा या नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, या आप डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के हिसाब से लगा लेना है। उसी प्रकार से मरकरी के साथ 6Hg प्लस 8HNO3 डाइल्यूट है, तो यह मर्क्यूरस नाइट्रेट Hg2NO3 का होल 2 प्लस 2NO प्लस 4H2O। और वही यदि इसका रिएक्शन आप कंसनट्रेटेड से करवाए 4HNO3 कंसनट्रेटेड, तो यह बदलेगा मर्क्यूरिक नाइट्रेट में प्लस NO2 प्लस H2O। तो सिल्वर और मरकरी के केस में रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं ना, वह नाइट्रिक एसिड का जो नॉर्मल केस में ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी वही है। नॉर्मल केस में जो डाइल्यूट है वह नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O देता है, कंसनट्रेटेड वाला NO2 और H2O देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ हो रहा है। तो सिल्वर और मरकरी का रिएक्शन एज यूजुअल है जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड करते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत यहाँ से नहीं है। अब कुछ नोबल मेटल्स मतलब जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, रोडियम, उन सारे मेटल्स का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है।
नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, रोडियम है, ऑलमोस्ट इनर्ट मेटल्स हैं, तो अनअफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के द्वारा ये सभी अनअफेक्टेड हैं, नाइट्रिक एसिड का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये सभी जो है एक्वा रेजिया में डिजॉल्व कर जाते हैं। एक्वा रेजिया क्या है? तो एक्वा रेजिया नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 मोलर रेशियो का मिक्सचर होता है। एक्वा रेजिया जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 रेशियो का मिक्सचर है, इसी को हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो एक्चुअली यह एक्वा रेजिया जो है ना, एक कंबाइन करके नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोरीन देता है, और जो यहाँ नेसेंट क्लोरीन बनता है, इसी के चलते मेटल्स इसमें डिसॉल्व कर जाते हैं। दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो एक्वा रेजिया HNO3 और HCl का 1:3 मोलर रेशियो जो आपस में कंबाइन करके नाइट्रोसिल क्लोराइड, H2O और नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन करता है। अब क्या है कि जैसे मान लो आप गोल्ड लिए, तो यह गोल्ड क्या करता है, 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करके अपने क्लोराइड में बदल जाता है, और यही गोल्ड का क्लोराइड जो है अगेन HCl से कंबाइन करके जो है एक कंपाउंड, एक एसिड बनाता है। ओवरऑल यदि सबको बैलेंस करोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, क्लोरीन बराबर होना चाहिए 6 क्लोरीन, तो यहाँ भी 6 क्लोरीन हो जाएगा, और सबको आप जोड़ दो। तो यदि सबको जोड़ दोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा जोड़ने के बाद, और वह इक्वेशन क्या आएगा, तो आएगा 2Au प्लस 3HNO3 प्लस 11HCl 2HAu Cl4 प्लस 3NOCl प्लस 6H2O। दिस इज क्लोरो ऑरिक एसिड। ऐसा तो नोबल मेटल्स रिएक्शन तो नहीं करते हैं डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड से, लेकिन वे एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कर जाते हैं। एक्वा रेजिया नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 मोलर रेशियो है, जो आपस में कंबाइन करके नेसेंट क्लोरीन देता है, और यही क्लोरीन के साथ जो है ये मेटल्स कंबाइन करके पहले क्लोराइड बनाते हैं, और वही क्लोराइड अगेन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन करके जो है एक कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनाता है। और इसी को जो यहाँ बैलेंस किया गया है कि जैसे गोल्ड जो है वह एक्वा रेजिया से कंबाइन करके क्लोरो ऑरिक एसिड बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए कि एक्वा रेजिया के साथ कंबाइन करके गोल्ड क्या बनाता है, तो यह HAuCl4 क्लोरो ऑरिक एसिड। सेम रिएक्शन प्लैटिनम के साथ होता है, वहाँ क्लोरो प्लैटिनिक एसिड बनता है। आप प्लैटिनम के साथ भी ऐसे ही रिएक्शन करवा सकते हो। प्लैटिनम के साथ जो रिएक्शन है कि प्लैटिनम प्लस 2HNO3 प्लस 8HCl, तो यह बनता है H2PtCl6। दिस इज क्लोरो प्लैटिनिक एसिड प्लस 2NOCl प्लस 4H2O प्लस 4H2O। ऐसा तो
डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन बताए कि एक्वा रेजिया के साथ कम्बिनेशन होकर के ये प्रोडक्ट्स जो है बनते हैं रिएक्शन में। गोल्ड क्लोरोऑरिक एसिड बनाएगा और जो प्लैटिनम है वह क्लोरो प्लैटिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये थे मेटल्स के ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के द्वारा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दो, आइदर बोर्ड एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नाइट्रिक एसिड से क्वेश्चन होता है। और कंफ्यूज करने वाला है, कंसंट्रेटेड का रिएक्शन जनरली नहीं देता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड में रिएक्शन कुछ खास चेंज नहीं करता है, चेंज करता है डाइल्यूट में। और डाइल्यूट में कैसे वैरी करता है, इसके कई एग्जांपल्स जो है कंसिडर किए अभी हम लोग, जिंक के साथ, आयरन के साथ। वैसे कुछ मेटल्स का स्पेसिफिक रिएक्शन ही हो रहा था, जैसे टीन का। अब इधर नोबल मेटल में जो प्लैटिनम गोल्ड वगैरह आए, तो ये सभी तो डायरेक्ट HNO3 से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, इनके लिए एक्वा रेजिया चाहिए। तो आप ऑब्जर्व करना कि ज्वेलरी वगैरह जब पुराना हो जाता है, गोल्ड का हो या और कुछ हो, हालांकि वे सब पुराना भी हो गए फिर भी लस्टर जाता नहीं है, क्योंकि नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो उस केस में हल्का फुल्का यदि उसका चमक गायब हो रहा है तो क्या करोगे कि आप जाओगे ज्वेलर्स और वहाँ जो सुनार है उसको बोलोगे, तो बोलेगा लाइए इसको हम चमका दें, साफ़ कर दें। तो क्या करता है, उसको एक्वा रेजिया से वाश करता है। तो एक्वा रेजिया से वाश करने से उसका गंदगी नहीं हटा, बल्कि वह एक्वा रेजिया क्या किया कि जो गोल्ड था वो गोल्ड को अपने में डिजॉल्व कर लिया, और वह गोल्ड जो है उसके साथ कंबाइन करके ऐसा क्लोरोऑरिक एसिड बना लिया। तो क्लोरोऑरिक एसिड बना लेगा तो क्या होगा कि ऊपर का लेयर का जो गोल्ड था वहाँ से हट जाएगा, तो वहाँ का गोल्ड भी हटा और जो गंदगी था वो भी हटा। तो अब जो अंदर लेयर वाला गोल्ड बचा हो तो चमकीला दिखेगा ही। तो आप जब ज्वेलरी का वजन करोगे तो कम हो जाएगा उसका वजन, क्योंकि एक्वा रेजिया से जब उसको वॉश करता है तो एक्वा रेजिया वो गोल्ड को जो है अपने साथ मिला लेता है, कंपाउंड बना लेता है उसके साथ। तो चमकीला तो हो जाएगा आपका ज्वेलरी, लेकिन गोल्ड का वजन कम हो जाएगा। ऐसे ही लोग ठगता है इस एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करके। तो ध्यान रखना है इन सारी बातों का। तो ये केमिकल रिएक्शंस हुए। अब इसके बाद जो है आते हम लोग नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर की ओर, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर की ओर। तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ट्राइगोनल प्लानर विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें नाइट्रेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। कई स्ट्रक्चर्स हैं। न्यूट्रल स्ट्रक्चर यदि बनाओगे इसका तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऐसा। लेकिन इसी को जब आयनिक फॉर्म में आप दिखाओगे तो ऐसा दिखलाओगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड O पे माइनस और N पे प्लस, ऐसा। दोनों में प्लानर फॉर्म है। और HNO3 हम लोग देख रहे हैं कि एक मोनोबेसिक एसिड है, साथ ही साथ ऑक्जो ग्रुप भी लगा हुआ है दोनों जगह। तो यह ऑक्जो ग्रुप आने से एसिडिक का स्ट्रेंथ इन्हांस होता है, बढ़ता है। अब बताएं कि यह HNO3 जो है यदि इसको आप आयोनाइज करोगे तो H+ और नाइट्रेट आयन बनेगा। और इस नाइट्रेट आयन के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसको भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसा। इधर डबल बॉन्ड हो प्लस सिग्मा 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 पाई, तो अगल बगल 3 सिग्मा है, sp2 ट्राइगोनल प्लानर, ऐसा ट्राइगोनल प्लानर शेप हो जाएगा इसका। अब यदि इस नाइट्रिक एसिड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सहित स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो ऐसा स्ट्रक्चर।
इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ होता है 96 पिकोमीटर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 140.6 पिकोमीटर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो इधर है या इधर, ये दोनों का लंबाई वही होगा 121 पिकोमीटर। इस एंगल की बात करें 116 डिग्री और यह जो एंगल है 102 डिग्री, ऐसा। तो यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे या लाएंगे सामने, वह फैक्ट क्या है कि इस डाटा के आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है 140.6 पिकोमीटर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर। और जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि एक लंबा बॉन्ड कमज़ोर होता है, एक लंबा बॉन्ड कमज़ोर होता है, तो उस हिसाब से यह नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लंबा है, तो लंबा है मतलब कि कमज़ोर होगा, और जब कमज़ोर होगा तो यह नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड को पहले टूटना चाहिए इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में। मतलब इसको ऐसे बनाना चाहिए कि जो HNO3 है ये टूट करके ऐसा बनाना चाहिए था और NO2+ ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता है। इसका तो आयोनाइजेशन हम लोग ऐसे दिखाते हैं H+ और NO3-, मतलब इस बॉन्ड को हम लोग पहले तोड़ देते हैं, इसको बाद में, जबकि कमज़ोर यही बॉन्ड है और ई वाला बॉन्ड जो है मजबूत है। तो क्यों ऐसा होता है? नाइट्रिक एसिड में जो है आखिर एक कमज़ोर बॉन्ड छोड़ करके एक मजबूत बॉन्ड क्यों टूट रहा है? तो इसके कई फैक्ट्स या कई एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। पहला एक्सप्लेनेशन आप क्या दोगे कि इसमें तो कोई भी बॉन्ड प्योर सिंगल या डबल नहीं है, रेजोनेंस के चलते पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है। जैसे अभी देख रहे हो कि ये दोनों सिंगल है, ये डबल है, जब रेजोनेंस आप दिखाओगे तो डबल यहाँ भी आ जाएगा। इसका हाइब्रिड आप दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? नाइट्रेट का हाइब्रिड दिखाओगे तो आप ऐसे दिखाओगे, पार्शियल डबल बॉन्ड सब जगह आएगा, इस पर प्लस रहेगा और इस सब पे पार्शियल माइनस रहेगा। तो एक तो फैक्ट हो गया कि यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड होगा नहीं, प्योर डबल भी नहीं होगा, इंटरमीडिएट होगा सिंगल और डबल का। और दूसरा बात कि यदि आप बॉन्ड को यहाँ से तोड़ते हो तो यह बनेगा नाइट्रोनियम आयन, और यदि नाइट्रोनियम आयन बनता है तो नाइट्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर ऐसा आप दिखाओगे, ऐसा। और नाइट्रोनियम आयन जो है कोई लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ऐसा नहीं, इसका ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। तो इसका कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, एक आयनिक स्पीसीज है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका पॉजिटिव चार्ज इसी पे लोकलाइज रहेगा, डिस्पर्स नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब आप बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हो तो बनेगा नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये भी देखा जाता है ना कि बॉन्ड तोड़ने के बाद जो स्पीसीज बन रहे हैं उन स्पीसीज का स्टेबिलिटी क्या है, और उन स्पीसीज के स्टेबिलिटी के आधार पर भी जो है उसका कंसिडरेशन सामने आता है। तो पहला फैक्ट बताए कि यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड है नहीं, रेजोनेंस के चलते डबल बॉन्ड आ सकता है। और दूसरा फैक्ट कि यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो ये जो बनेगा नाइट्रोनियम आयन, वह नाइट्रोनियम आयन बहुत कम स्टेबल होता है, उसमें नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज रह जाता है, रेजोनेंस का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन यदि यहाँ से बॉन्ड टूटे तो जो नाइट्रेट आयन बन रहा है वह नाइट्रेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बॉन्ड वहीं से टूटेगा जिससे एक रिलेटिवली स्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो। तो ये फैक्ट्स हुए। अब हम लोग आते हैं नाइट्रिक एसिड का यूजेज। कि नाइट्रिक एसिड का यूज क्या है? तो देखो, नाइट्रिक एसिड का यूज तो एक लेबोरेटरी रिएजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और लेबोरेटरी रिएजेंट में भी इसका इस्तेमाल पता चलेगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। कई एक्सप्लोसिव विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। जैसे पिक्रिक एसिड बनाओगे आप, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन बनाओगे, RDX बनाओगे, तो ये सभी एक्सप्लोसिव जो है नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे उन सारे कंपाउंड्स के बारे में तो जानोगे। सब कंपाउंड्स में जो है NO2 ग्रुप ही होता है। कुछ फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह। एक्वा रेजिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक्वा रेजिया का यूज़ तो बता ही दिए अभी हम।
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि जो नाइट्रस एसिड है HNO2 वह काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? HNO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाई? क्यों ऐसा होता है? तो सिंपल सा बात है कि HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का, तो वह होता है -3 to +5, और यहाँ है +3, तो यह +3 तो इंटरमीडिएट है, मतलब लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का। तो यह ऑक्सीडेशन नंबर +3 से बढ़ करके +5 हो सकता है। तो +3 से +5 होगा, मतलब इसका खुद ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इस केस में यह काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। और जब ये +3 से लोअर वैल्यू में जाएगा तो इसका रिडक्शन होगा, तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, इसका लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू का, इसलिए यह ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा इस केस में। और इसके कुछ रिएक्शंस यदि आप देखोगे तो जैसे HNO2 + I2 + H2O, तो ये बनेगा HNO3 + 2HI। मतलब यहाँ क्या किया कि इस I2 को रिड्यूस कर दिया I- में, इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ 0 था, यहाँ -1 है, लेकिन ये जो NO2 है तो इसमें इसका +3 और यहाँ +5, ऐसा खुद इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो दूसरे को रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज कर गया, तो अपने यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, और I2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन वही एक रिएक्शन इसका लिखें जिसमें H2S के साथ या कंबाइन कर रहा हो HNO2, तो प्रोडक्ट बनता है 2H2O + 2NO + S। नाइट्रोजन का यहाँ +3, यहाँ +2 घट गया, तो क्या हुआ इसका रिडक्शन। सल्फ़र का -2 और यहाँ 0, तो सल्फ़र का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो इस सल्फ़र को ऑक्सीडाइज किया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस कर गया, ऐसा। तो ये दो रिएक्शंस कन्फर्म कर रहे हैं कि HNO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HNO2 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह इंटरमीडिएट है, या जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बताए लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू का इंटरमीडिएट है, इसलिए यह ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सकता है। तो बढ़ जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और यदि घट जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड, जो कि एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, उसको हम लोग यहाँ से समाप्त करते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन के कंपाउंड समाप्त हो जाते हैं, जिसमें डाइनाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा। बीच में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स को भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग फास्फोरस के बारे में डील करेंगे, वह भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है इस ग्रुप 15 फैमिली का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।